Hi guys, welcome to KP classes. As you all know, in the previous classes we have completed these rights which are related to equality. We have discussed about the right to freedom, we have discussed about the right against exploitation, and we have also covered the right which are given to the religious, like which are right to practice, profess and propagate your religion. So all of that we have discussed in the previous videos. Now in today's class we are going to understand these cultural and educational rights which are given under Indian Constitution. तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं ना, तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दिए गए हैं. अब माइनॉरिटीज़ के केस में जैसे ही माइनॉरिटी सुनते हैं हमारे माइंड में यही आता है. माइनॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई मुस्लिम एक माइनॉरिटी है, या हमने मान लिया कि जो माइनॉरिटीज़ है जिसमें आपका सपोज जैन. तो हमें क्या एक परसेप्शन होता है कि जो कम्युनिटी, अब जबकि ऐसा करेक्ट नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दो तरह की माइनॉरिटीज़ को वो आइडेंटिफाई करता है. अब वो माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? पहली आपकी होती हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और दूसरी आपकी क्या होती है? दूसरी आपकी होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. और ये क्या होता है? ये ऐसा नहीं है कि हिंदू आर द नॉट द माइनॉरिटी, दे आर इन मेजोरिटी. कुछ ऐसे स्टेट होंगे, ये जगह से जगह बदलती है, वहाँ पे ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं. तो जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटिंग पॉपुलेशन होगी वहाँ पे हिंदू क्या होंगे? वहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटीज़ में हो जाएंगे. अब जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में है, यहाँ पे क्या हिंदी स्पीकिंग पीपल आर वेरी, लाइक उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पीपल विल बी इन माइनॉरिटी. सो वो चीज़ें हमें माइंड में रखनी है कि आप एक ब्रॉड आइडिया नहीं ले सकते दीज आर माइनॉरिटी राइट्स. सो वो हमारे लिए नहीं है, दिस ऑल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस. सो उसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में जो पहला वाला पार्ट है दैट इज गिवन इन आर्टिकल 28 तक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अब आर्टिकल 29 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि हमें क्या है जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है. आप करोगे कैसे वो प्रोटेक्ट? तो उसमें पहला आता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम. अब देखो, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करना होता है. अब अगर लैंग्वेज हम पढ़ते हैं ना, इट्स इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि जो माइनॉरिटीज़ है ना उनके इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है. लेकिन उसकी लैंग्वेज देखो क्या है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन who are residing in India or in territory of India or any part thereof having different script, language and culture shall have right to conserve the same. मतलब क्या हुआ कि ये जो हेडिंग है वो है कि हमें इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है. लेकिन उसकी लैंग्वेज जब आप पढ़ने के लिए आते हैं इट्स इज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन. तो इसमें कोई माइनॉरिटीज़ वाला वो बात नहीं है. कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है जो किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहता है या किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में वो रिसाइड करता है, जिस हु इज़ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम. मतलब उनके पास उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट होगा. अगर हम 29 सब क्लॉज 2 की बात करते हैं, it says no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of a state fund on the ground only of religion, race, caste, language of any of them. अब देखो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 में भी कैसे ये चीज़ें रिलेट होती है. अगर आप आर्टिकल 15 की बात करते हैं, इट सेज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. वो ग्राउंड्स क्या होते हैं? वो ग्राउंड्स होते हैं दैट नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. अब जब हम इसमें पढ़ने के लिए आते हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है, यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है? नो सिटीजन शैल बी, किसी को भी मना नहीं किया जा सकता एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच आर मेंटेन्ड बाय स्टेट और गेटिंग एड फ्रॉम द स्टेट जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. तो ये क्या है? दिस आर्टिकल इज सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. अब माइनॉरिटीज़ में क्या है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, जिसमें आपकी माइनॉरिटीज़ क्या है? रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है. सो दिस इज द आर्टिकल अबाउट 29 एंड 29 सब क्लॉज 2. अब देखो आर्टिकल 30 की क्या जब हम बात करते हैं, इट्स इज राइट टू माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि जो माइनॉरिटीज़ है ना उनको ये राइट दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं. और जब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, इट सेज ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज. यहाँ पे आ गया ना सब माइनॉरिटीज, आइदर वो लैंग्वेज पे बेस्ड है या रिलीजन पे बेस्ड है, शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस. अब आर्टिकल 29 की हेडिंग क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हु इज रिसाइडिंग in territory of India or any part thereof having different script, language and culture shall have right to conserve the same. अब वहाँ पे हेडिंग क्या है? हेडिंग वहाँ पे है
प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। लेकिन लैंग्वेज क्या है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। लेकिन यहाँ पे हेडिंग क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि हमें जो राइट ऑफ माइनॉरिटी और इसकी लैंग्वेज क्या है, ऑल माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को डिफाइन कर दिया गया कि जो माइनॉरिटीज़ है ना, चाहे वो रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी हो या लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी हो, उनके पास राइट होगा कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऑफ दियर ओन चॉइस। अब इसमें 1A दे रखा है। अब देखो, पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ, बिकॉज यू आर लॉ एस्पिरेंट, यू हैवंट स्टडीड। जितने भी ये 1A ये क्लॉजेस क्या होती है, ये अमेंडमेंट के थ्रू आती हैं। जो सब क्लॉज 1, 2, 3 है, ये क्या है, ये ओरिजिनल पार्ट में होती है। अब जैसे देखो 1A में क्या दे रखा है, इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी एजुकेशन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी रेफर टू इन क्लॉज 1। ये जो क्लॉज 1 है ना, इसमें जो रेफर किया था, स्टेट शैल इंश्योर दैट द amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate right guaranteed under that clause। अब जितने भी राइट इसमें गारंटी किए गए हैं, स्टेट विल इंश्योर कि उनको क्या है, उनको इन्फोर्स किया जाए। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1A, ऑल्दो दिस इज नॉट really important, but at least for the understanding of legal language you need to read all these words, because that is being asked. Your examination will be in a comprehensive manner. So if you are preparing for CLAT entrance, you need to have the familiarity with all these words. And if you are preparing for some other examination, like if you are preparing for CUT PG for law or some other MSCT examination where legal aptitude can be asked, so in that case you need to understand that, although there also it is not important. So then after that, article 30 subclause to what is said, the state shall not in granting aid to educational institute discriminate against any education on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or। अब देखो, इससे पहले आर्टिकल 29 क्या है कि जो सेक्शन ऑफ सिटीजन है ना, उनको प्रोटेक्ट करना है, और जो स्टेट है उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या आ गया, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को उन्होंने स्टैब्लिश किया तो स्टेट उनको भी क्या है, उनको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता वाइल ग्रांटिंग एड to educational institution discrimination against any educational institution on the ground that it is under minority whether based on religion or language। अब चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया है तो उसमें जो स्टेट है वो उनको क्या है, जो स्टेट है वो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 29 विच इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन द अपकमिंग वीडियो व्हाट विल बी डिस्कसिंग। अभी हमने इतने सारे राइट्स कर लिए, लेकिन उन राइट्स का अगर वायलेशन हो जाए तो उसके लिए रेमेडी क्या है, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। वो हम आपका अपकमिंग वीडियो में कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम आपका आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करेंगे। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो, all of you to know. So you can subscribe this channel for more information. You can subscribe for more legal updates जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो आपकी लीगल नॉलेज से रिलेटेड है। विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपका आर्टिकल 32 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपका जो जितनी भी रेट्स होते हैं, किस तरह से कौन कौन उसको इंटाइटल करता है, किसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।